नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का हर किसी को इंतजार है और लगता है कि जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला तय किया जा रहा है, जिसके तहत 12 से लेकर 15 मंत्री बदले जाने की बात सामने आ रही है। अब इसमें एक पद एक व्यक्ति वाले सिद्धांत का कितना असर होता है, जातिगत गणित किसके पक्ष में होता है, किसे एआईसीसी और किसे पीसीसी में जिम्मेदारी मिलेगी, मंत्री बनने के लिए क्या क्या मेजरमेंट होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन का दौर भी जारी है। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 30 लोगों की जो टीम बनेगी, उसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को फ्री हैंड दिया गया है और इसी के चलते इस T30 के लिए गहलोत फ्रंट फुट पर है। आज बिग फाइट पर बहस इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और साथ ही जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले बहुत सारी चीजें, बहुत चुनाव, फिर त्योहार, सब कुछ हो चुका। अब क्या माना जाए कि राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल फेरबदल भी जल्द ही हो जाएगा? क्या फॉर्मूला इसके लिए रहेगा? महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाएगी? रामनारायण जी। देखिए श्वेता जी, राजनीतिक नियुक्तियां होना चाहिए और उसके लिए किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा मंथन जी। सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी हो, भारत सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, कुछ न कुछ शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए जी। जो आदमी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिनके ऊपर आरोपित है, आम जनता में जिनकी छवि मंत्रिमंडल में रहते हुए थोड़ी ठीक नहीं रही है, उनको बदलने की सोचते हैं। लेकिन पॉलिटिकली परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, बीजेपी ने पिछले दिनों साल भर पहले जो किया खेल गवर्नमेंट को गिराने का, हमारे साथियों से मिलकर के, शायद उसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। सरकार बनी रहे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पैसे का खेल भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हुआ है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति अमीर होता जा रहा है। तो ये चीज सब जगह ही देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है अच्छी छवि के लोगों को, अच्छे लोगों को लिया जाएगा ताकि दोबारा से कांग्रेस गवर्नमेंट बने। और मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं और राजस्थान की जनता भी यही चाहती है। जिस प्रकार से 2 सीट अभी विधानसभा की जीती है कांग्रेस ने और दोनों जिला प्रमुखों के चुनाव जीते हैं, ये छवि बनती जा रही है कि कांग्रेस बेटर शासन दे सकती है, कांग्रेस अच्छा दे सकती है। क्योंकि फर्क गांव के पंचायत से लगाकर दिल्ली तक का फर्क पड़ेगा। दिल्ली सरकार क्या निर्णय ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय ले रही है, पंचायतें क्या निर्णय, सब कुल मिला करके, क्योंकि सोशल मीडिया जिस प्रकार से चला गया, आम आदमी एक दूसरे से जिस प्रकार से लिंक हो गया, उसमें सारी बातें करके मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे सही निर्णय लेने की सोच रहे हैं और उम्मीद है वो जल्दी ऐसा निर्णय। बिल्कुल रामनारायण जी, अहम बात आपने कही कि किसे शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन एक बात आपने जो कही कि सही छवि के लोगों को, इससे क्या तात्पर्य है? क्या कुछ ऐसे लोग भी जिनकी छवि ठीक नहीं है या मंत्रिमंडल में शामिल है या शामिल हो सकते हैं? साफ छवि से क्या? मुख्यमंत्री जी का साफ छवि से है जिनके ऊपर आरोपित नहीं है, आम जनता में साफ छवि है। आदमी खुद भी कहे, अपने आदमी के पक्ष में हर कोई बोलता है। साफ छवि का मतलब, जैसे इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है, भारत सरकार की गलती की वजह से राजस्थान में बीजेपी आ रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है, रेल की पटरी को बेचा जा रहा है, जयपुर जैसा सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला। रामनारायण जी, ये मुद्दे तो फिर केंद्र और बीजेपी के हो गया, हम तो कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। आप ही के विधायकों में से मंत्रिमंडल में शामिल किसे किया जाए, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का संवैधानिक अधिकार है, मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने वाले हैं और आप सबको और हम सबको चौंकाने वाले निर्णय होंगे। अच्छे व्यक्तियों को जिनकी जनता में पैठ है और किसी कारणवश किसी वर्ष जो शामिल नहीं हो सके हैं, वो उन सभी को बिल्कुल देंगे। और जहां तक 2 पदों के सिद्धांत है, उसके ऊपर भी मंथन करके हाईकमान से बात करके, क्योंकि वो हाईकमान को विश्वास में लेने वाले व्यक्ति हैं। हाईकमान की बिना राय के माननीय अशोक जी कोई कदम नहीं उठा दे। हाईकमान को विश्वास में लेकर, ये हाईकमान के लिए भी विश्वसनीय हिंदुस्तान के लीडर्स में एक लीडर ऐसा है जो सब के बाद आज जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार को सजेशन दिया, इसलिए फ्री हैंड भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से चर्चा के बाद जल्द ही ये होमवर्क भी कर लिया गया और लगभग माना जा रहा सब कुछ तय है। रामलाल शर्मा जी का रुख करते हैं। रामलाल जी, अब देखिए
मामला तो ये कांग्रेस का है आप कहेंगे कि, लेकिन क्योंकि सरकार की बात हो रही है, मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए, किसे जिम्मेदारी दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। क्या जितना इंतजार कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को है, उतना ही इंतजार बीजेपी को भी है कि आखिर मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी किसे क्या दी जाती है? क्या उम्मीद आपको लग रही है कि बहुत लंबे वक्त से इस पर चर्चा भी हो रही है, इंतजार भी हो रहा है, इंतजार अभी और लंबा होगा, या आपको लगता है कि इंतजार खत्म होगा क्योंकि अब कोई इलेक्शन नहीं बचे, कोई त्योहार नहीं बचा? श्वेता जी, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार इतनी जल्दी हो पाएगा। हाँ, जरूर मुझे संभावना लगती है कि मई 2023 से पहले जरूर ये मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर इनको खुद को पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने से क्या विस्फोटक स्थितियां बनने वाली है। जिस तरीके से मंत्रियों विधायकों को आश्वासन इन्होंने दे रखा है कि हम आपको भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होने की एक सीमित संख्या है और उस सीमित संख्या के अंदर हर कोई विधायक मंत्री बने, ऐसी संभावनाएं लगती नहीं है। लेकिन आज जो प्रदेश के हालात बने हुए हैं, उन प्रदेश के हालातों के अंदर दिखता यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस तरीके से पंचायत राज के चुनावों का माहौल बना चुके हैं, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव 1.5 साल पहले संपन्न हो जाने चाहिए। अब राजस्थान के अंदर वो 1.5 साल लगातार चुनाव चल रहे हैं, अभी भी 4 जिलों के चुनाव अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर मई 2023 तक तो ये पंचायत राज के चुनाव चलेंगे। हो सकता है कि मई के अंदर मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार करने की सोचें। ठीक है, ये आपको लगता है कि अभी आपको लग रहा है कि दूर ही है ये फैसला। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, सरकारों की बात करें, बीजेपी कांग्रेस की बात करें, या अभी मौजूदा सरकार में इंतजार की बात करें, मंत्रिमंडल फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, फिलहाल जो बातें कही जा रही है कि 12 से 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, कुछ को हटाया जाएगा, किन बातों पर फोकस ज्यादा रहेगा आपकी नजर में? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि अभी शासन को, जो कांग्रेस शासन को अभी 2 साल और अभी राज करना है जी, उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, भले ही अभी उपचुनाव जीते हों। सबसे पहले तो है कि भीतरी असंतोष को किस तरह से उस पर काबू पाया जाए। अगर जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या फेरबदल होती है तो कहीं ना कहीं असंतोष के बीज भी फूटते हैं। ऐसी सूरत में सरकार बड़े सदे हुए कदमों से आगे बढ़ती है। और ये भी दूसरा है कि जो आपको जैसा कि रामनारायण जी बता रहे थे कि पिछले समय जब है कि जिस तरह से पार्टी के भीतर जो गुटबाजी हुई और सरकार को लेकर के रहेगी या नहीं रहेगी, अस्थिरता के जो बने थे हालात, उसको लेकर के जो एक असंतुष्ट धड़ा पार्टी के भीतर बना, उसे संतुष्ट करने की भी आवश्यकता है। फिर तीसरा ये है कि जहाँ उपचुनाव हुए हैं, जिनके आधार पर जहाँ काफ़ी विकास की गंगा बहाने की बातें हुई है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। मंत्रिमंडल के विस्तार में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो क्षेत्रीय भावनाओं को, एक क्षेत्रीय संतुलन को देखा जाता है, जातीय संतुलन को देखा जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि उस जो भी संभावित उम्मीदवार होता है इसमें, तो उसकी एक छवि भी देखी जाती है। एक तो निर्विवाद होना चाहिए और इसमें यह भी देखना चाहिए कि वो कितना अनुभवी है, ये भी देखा जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अभी कई ऐसे ज़िले हैं, जैसे कम से कम 11 या 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है। और साथ ही ऐसे 3 पद हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष अभी गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं रघु शर्मा जी, और साथ ही हरीश चौधरी साहब को पंजाब का प्रभारी बनाया जाए। ऐसे में संगठन के जब इनकी जिम्मेदारी है तो एक पद और एक जिम्मेदारी के सिद्धांत को अगर लागू किया गया तो इनकी जगह भी एक संभावना बन रही है कि वहाँ पे भी कोई नई नियुक्ति। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी पीसीसी चीफ भी हैं, शिक्षा हाँ, ये हाँ, गोविंद तो ये भी एक
तो इन सबको इनकी जगह भी मतलब नियुक्ति की जा सकती है। अब जैसे ये देखा जाए कि अगर आप एक संतुलन की देखें कि अगर बीकानेर संभाग को कंसिडर करते हैं हम, तो वहाँ पे अभी 3 जिले ऐसे हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, जहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं है मंत्रिमंडल में। और इसी तरह से जयपुर संभाग में अगर देखें तो झुंझुनू में कोई प्रतिनिधि नहीं है। और इसमें धौलपुर भी एक जिला ऐसा है जहाँ, और करौली, सवाई माधोपुर। यानी आपको लगता है कि अब इन चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा कि जो मिस हो गया, जहां से नहीं आ पाया वहां से भी लाया जाए, हाँ, शामिल किया जाए, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। योगेश जी भी हमारे साथ है। योगेश जी देखिए, जिस तरह से अभी महेश जी भी कह रहे थे कि बहुत कुछ जिले हैं, ज्यादातर जिले जो छूट गए हैं, जिनसे प्रतिनिधित्व तो नहीं है मंत्रिमंडल में, बहुत सारी चीजें। प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को हम राजनीति में लेकर आएंगे, टिकट देंगे, उनकी भी मतलब प्रेजेंस रहेगी। क्या वो राजस्थान में भी ऐसा लागू कर सकती, क्योंकि एक ही महिला है, ममता भूपेश के अलावा कोई भी नहीं शामिल हुआ, वो भी कैबिनेट में नहीं है, राज्य मंत्री हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे, आप ये कहा जा रहा है कि जो एक बार विधायक है, पहली बार विधायक बने, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। आपको लग रहा है कि जिस तरह की चीजें जातिगत तौर पर भी अगर कोई हटता है तो उसकी जगह पे भी क्या उसी जाति का लाया जाएगा? किस तरह का कैलकुलेशन बैठेगा और कितना मुश्किल रहेगा ये आपको लगता है आसान है, सब कुछ सेट है? देखिए, मंत्रिमंडल बनाना, नए सिरे से पुनर्गठन करना कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता जी। लेकिन डिमांड होती है, समय की मांग के अनुरूप ये काम करना पड़ता है। अब मास्टर भंवरलाल की डेथ के बाद कोई भी दलित कैबिनेट का चेहरा नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना चुकी, राजस्थान में एक भी कैबिनेट नहीं है, सचिन पायलट भी ये बात कह चुके। तो ये एक बड़ा सवाल है, उसको पूरा किया जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, महिला, अगर 40% टिकट देने की बात प्रियंका गांधी वहाँ कर रही है, तो यूपी चुनाव से पहले अगर राजस्थान के मिनिस्ट्री के अंदर महिलाओं को वेटेज मिलता है तो ये अशोक गहलोत बड़ा संदेश देने का काम कर सकते हैं। और वैसे भी पॉलिटिकल मैसेज देने में उनका कोई सानी नहीं है, तो वो ये काम कर सकते हैं। और अभी भी कैबिनेट के अंदर कोई महिला फेस नहीं है। ममता भूपेश है, वो राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। और महेश जी भाई साहब को ध्यान ही है कि डॉक्टर कमला को डिप्टी सीएम बनाया गया था राजस्थान में, तो ये उप मुख्यमंत्री के तौर पर जहां राजस्थान में महिला फेस कांग्रेस ला चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली 2 मुख्यमंत्री वो महिला रही, तो ऐसे में महिलाओं को एक वेटेज देने की बात है, तो 2 या 3 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकती है, मंत्रिपरिषद में शामिल की जा सकती है, कैबिनेट को लेकर भी उनके नाम की चर्चा है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनको हल किया जाना है। जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधना संतोष असंतोष से परे होता है। अगर किसी जिले से कोई वहाँ पर, आप फॉर एग्जांपल पिछली गहलोत सरकार में दौसा जिले से 4-4 मंत्री हुआ करते थे, झुंझुनू जिले से 4-4 मंत्री हुआ करते थे। आज झुंझुनू जिले की बात करें तो कोई मिनिस्टर नहीं है। आज दौसा जिले की बात करें तो उतना वो नहीं है जितना पहले होना चाहिए था। अब सीकर में भी अगर पीसी चीफ डोटासरा रह जाते हैं तो वहाँ भी कोई मिनिस्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े सीनियर्स लीडर हैं, रामनारायण मीणा खुद जो बात कर रहे हैं वो खुद मंत्री पद की कतार के अंदर है, उनका नाम भी हाड़ौती से अगर कोई सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स में नाम लिया जाता है तो रामनारायण मीणा का है, जो जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आ जाते हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, जिनका विधानसभा के अंदर जिन्होंने मंत्री पद पर ही रहे और इस बार वो मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो उन्होंने उनका एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप उनको देने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर अब 3 पावर पॉलिटिक्स है। सबसे ऊपर फ्री हैंड रहेगा मुख्यमंत्री का, लेकिन सचिन पायलट की भी आपको समझाइश के तौर पर नाम लेने हैं और सीपी जोशी के भी नाम लेने हैं। तो किस तरह से वो मुख्यमंत्री करेंगे, ये ज़रूर है कि पोर्टफोलियो समेत तमाम चीज़ों को लेकर है। और अभी नई सिरे से चर्चा भी है श्वेता कि गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, वित्त राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट जिनको लेकर फाइनलाइज नहीं किया गया था उनको डिपार्टमेंट दिया जाए। 30 से ज़्यादा महकमे अभी भी मुख्यमंत्री के पास, खुद के पास है, और तकरीबन 9 मंत्री पद खाली है अभी भी जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही 3 आपके मंत्री पद खाली हो जाएंगे अगर एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत लागू होता है तो उसके बाद भी और लोगों को इस पर मौका मिल सकता है। रामनारायण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रामनारायण जी, आपने अभी
एक बात कही थी कि हाँ ठीक है, साफ छवि होनी चाहिए, उसका तो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने सुना योगेश जी ने क्या कहा, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में फोकस इन सब चीजों के अलावा उन पर रहेगा जो असंतुष्ट थे? और क्या आप लोग को लगता है कि उनको साधने की भी कवायद यहाँ पर रहेगी? क्योंकि बहुत लोग नाराजगी, एक साल पहले क्या कुछ हुआ उसमें देखने को मिला, और ऐसे में उम्मीदें और ज्यादा उनकी बढ़ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि उन चीजों को भी तरजीह मुख्यमंत्री देंगे ताकि सबको साथ में ले जाया जा सके और कोई नाराज ना हो मंत्रिमंडल विस्तार नियुक्तियों के बाद? देखिए मनीष सीता जी, सबसे बड़ी बात है, रामलाल जी की बात को आपको याद दिलाऊंगा। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। माननीय सचिन पायलट कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के क्योंकि दिल्ली में मंत्री रहे, हालांकि उन्होंने चुनाव कम लड़े, 4 चुनाव लड़ पाए, हम 1 दर्जन चुनाव लड़ लिए, लेकिन वो कांग्रेस के साथ है। जिसको भी मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, जिसको उठाया जाएगा, वो कांग्रेस हाईकमान के निर्णय के साथ रहेंगे। मैं साफ करना चाहता हूँ, बीजेपी की तरह गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में 10 मुख्यमंत्री हैं। ये तो आप अपनी गारंटी ले सकते, लेकिन दूसरों की कैसे लेंगे सर? क्योंकि बाद में सबको बदलते टाइम लगता, सबको कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, पद चाहिए। माने सचिन जी बहुत सीजनड आदमी है, बहुत सुलझे हुए हैं। आज भी चुनाव में वो बिना किसी के अवरोध के, बिना किसी उसके जा रहे हैं। वो कांग्रेस के हितैषी हैं, हाईकमान की बात नहीं कर रहे रामनारायण जी, लेकिन सचिन पायलट के अलावा भी तो है कई विधायक ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे अभी मेरे लिए कहा गया, मैं 1 दर्जन चुनाव लड़ाऊं और सारे चुनाव सामान्य सीट से लड़ी। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो सभी को साथ लेके चलाओ, जिसके ऊपर जातिवाद के आरोप होगा, मेरे ऊपर नहीं। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का है, वो किसको बनाते हैं, मुझसे क्या काम ले रहे हैं। जो मुझसे काम ले रहे हैं, मैं देखिए अभी भी फील्ड में हूँ, आप देखिए गाड़ी से कर रहा हूँ, मैं इटावा में हूँ। आज भी 10 शादियां मैं जगह जगह जाकर के साधता हूँ। तो ये जो चेहरे हैं, जिसको भी मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, और वो कांग्रेस की रीति नीति के आधार पे, रीति नीति का मतलब शुद्धता, स्वच्छता और जनता के हित में काम करने वाले, क्योंकि चुनाव आ गया है। तो मुख्यमंत्री जी खुद मत ये चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छे वोटों से जीते, ताकि ये जो धड़ेबंदी जो जिस तरह की बात हो जाती है वो खत्म हो, और मुख्यमंत्री इसमें क्वाइट कर रहे हैं। वो चाहते हैं, सटीक बात कह रहे हैं रामनारायण जी आप, बिल्कुल। और जिस तरह से आप अपने वरिष्ठ हैं, इतनी बार जीत के आ चुके हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट तो आप भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि बिल्कुल फ्री एंड मुख्यमंत्री का क्या, लेकिन जब आप अपनी बात रख रहे हैं, रामलाल जी मुस्कुरा रहे हैं। रामलाल जी, मुस्कुराहट की वजह क्या है? आप इत्तेफाक नहीं रख रहे क्या रामनारायण जी की बातों से? खून बढ़ जाता है उनका, मैं भी उनका नाम सुनते ही खून बढ़ जाता है। बहुत अच्छे भाई है। सीता जी, मैं तो चाहता हूँ कि रामनारायण जी मंत्री बने, मंत्री क्या, मैं तो चाहता हूँ कि रामनारायण जी मुख्यमंत्री बने, मेरे दिल की भावना है। लेकिन जो विधानसभा के अंदर बैठने वाले विधायक हैं, जो रामनारायण जी की बेंच के आसपास बैठने वाले हैं, वो पूरी की पूरी रो देखने का आप काम करोगे। रामनारायण जी बैठते हैं, फिर भरत सिंह जी बैठते हैं, फिर दीपेंद्र सिंह जी बैठते हैं, फिर उनके पास में परशुराम जी मोरदिया बैठते हैं, फिर उनके पास में ब्रजेंद्र जी ओला बैठते हैं। क्या रामनारायण जी आपके पास में जो रो है, उस रो के सारे सीनियर विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा क्या? आप कम से कम इतना तो बता दो। अभी आपने कहा कि सचिन पायलट ने 4 चुनाव लड़े, मैंने 12 चुनाव लड़े, तो क्या पैमाना ये भी रहेगा कि 12 चुनाव लड़ने वालों को वरिष्ठता के आधार के ऊपर उनको मंत्री बनाया जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, इसलिए समय पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है? बाकी मुझे नहीं लगता कि आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। चलिए, आपको ये लगता है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर योगेश जी से चाहूंगी। श्वेता जी, मैं एक बात अर्ज करूं, ये कांग्रेस बीजेपी ने पहली दफा मंत्री मतलब एमएलए बना, उसको महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री बना दिया। सब कार्यकर्ताओं की सीनियरिटी को टर्न डाउन कर दिया। ये बीजेपी है। पार्टियों कम से कम सीनियरिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जितना अपना ज्यादा वक्त दिया है जिस पार्टी के लिए। हमने क्या, दोनों पार्टियां अलग अलग सर, कांग्रेस के अंदर मंत्री बनने का काम आप करनी है ना। मैं जी आपसे जरूर चाहेंगे इसे लेकर। जी, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अभी विधानसभा उपाध्यक्ष का भी पद खाली पड़ा हुआ है, तो एक ये नियुक्ति ये भी हो सकती है। और इसके साथ साथ ही फिर उसके बाद में जो संतुलन जो बिठाया जाएगा, उसको एक आधार बनाया जाएगा। ठीक है कि पार्टी को एक सबसे बड़ी बात है कि 2023 के जो चुनाव में रिफ्लेक्शन आना चाहिए, पार्टी सफल रही है। एक लाइन में क्लास कमेंट ओवरऑल। श्वेता, मुझे लगता है ये महीना बेहद खास है, और इसी महीने के अंदर ये काम मुख्यमंत्री कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिले करने से दूसरी जो चीज़ें हैं जो पेंडिंग चल रही हैं वो सब डिले हो रही है।
क्योंकि अजय माकन के शब्द हैं कि मंत्री परिषद पहले होगा और उसके बाद बाकी तमाम चीजें होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, फॉर्मूला क्या तय होता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा के बाद तय कर देंगे। 12 से 15 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, नए लोगों को यहाँ पर मौका मिले की जिम्मेदारियां तय। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है 17 दिसंबर को 3 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, उससे पहले ये काम कर दिया जाएगा जो कि बड़ा होमवर्क है, लंबे बंद से इंतजार किया जा रहा है और ये इंतजार जरूर खत्म होगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसा होगा, कैसा गणित होगा, किस तरह से सबको साधा जाएगा, कोई असंतुष्ट न रहे, ये सबसे बड़ी कोशिश जरूर रहेगी इस काम को लेकर, यानी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर। राजनीतिक नीतियां भी इसमें शामिल है। अब देखना होगा कब तक होता है, कैसे होता है और बिना नाराजगी के लोग कैसे सब साथ आते हैं, ये बेहद अहम रहेगा। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत।